जय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं लकी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो गाइस, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि बिहार पुलिस का ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में बताएं। ए से लेके जेड तक में जितने भी सारे चीज़ हैं, जैसे कि कैसे जाना है, वहाँ पे रहने की व्यवस्था होगी कि नहीं, रहना खाना कहाँ, मेस होगा कि नहीं, बैरक होगी कि नहीं, मतलब और सैलरी कब से स्टार्ट होगी, बैंक अकाउंट का क्या करें, क्या लेके जाएं, पीटी ड्रेस ले या फिर वर्दी कहाँ सिलवाना पड़ेगा। बहुत सारे तमाम कमेंट आ रहे थे। इसी बीच में सबसे ज़्यादा कमेंट जो था वो ये था कि जो लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पीजी कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं या फिर अन्य कोर्स कर रहे हैं, तो उनका मतलब जो डिग्री होगा वो वैलिड होगा कि नहीं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे थे कि डिग्री जो बीच में है वो वैलिड होंगे कि नहीं। तो इन तमाम बातों की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आपको वहाँ पे क्या क्या होगा, मतलब जो लोग ज्वाइन करेंगे उनके साथ वहाँ पे क्या क्या होगा। तो इन तमाम बातों की जानकारी मैं आपको बताऊंगी। ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है उन लोगों के लिए जो ज्वाइन करने जाएंगे और उन लोगों के लिए भी जो इन फ्यूचर बिहार पुलिस में आने का सपना देखते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका डिग्री मान्यता मतलब वहाँ पे दी जाएगी कि नहीं। और आप बहुत सारे लोग पूछते हैं ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट भी जमा करना पड़ेगा क्या। तो इन तमाम बातों की जानकारी आपको भी इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा है लेकिन पेशेंसफुली प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जिनका भी सिलेक्शन हुआ है तो और दूसरा पीडीएफ में तो वो लिखा हुआ है कि जो दूसरी बात की पीडीएफ में लिखा हुआ है कि कौन सा यूनिट आपने ज्वाइन करना है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को डिस्ट्रिक्ट पुलिस, बीएसएपी, जीआरपी, ईओयू, सीआईडी और भी बहुत ईटीसी मतलब यूनिट्स मिले हैं, ठीक है। तो कोई टेंशन की बात नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जैसे कि बीएससीपी ठीक है या फिर डिस्ट्रिक्ट ठीक है, ईआरएसएस ठीक है, ईओयू ठीक है। भाई, कंपेयर नहीं करना है, ठीक है। आपकी जॉब लग गई है, आप खुश हो, आप जिस यूनिट में हो उसमें खुश हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका लास्ट एज था और वो डिस्क्वालीफाइड कर गए। उनके बारे में सोचो, उन पर क्या गुजर रही होगी। अभी तो वो यही सोच रहे होंगे ना कि हाँ भाई, कम से कम मुझे किसी भी यूनिट में मिल जाएगा। सारे यूनिट अपने आप में बेस्ट है भाई। कोई मतलब कंपेयर नहीं करना है कि हाँ मेरा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ठीक है कि भाई मेरा बीएसएपी ठीक है, तो कोई कंपेयर नहीं करना है, ठीक है। सारे यूनिट अपने आप में बेस्ट है। तो दूसरी बात कि आप अपने यूनिट पे जाके ज्वाइन करोगे, है ना। तो उतने सारे लोग, कहीं कहीं 400 है, 600 है, तो उतने सारे लोगों को, कहीं कहीं 1000 भी हैं, तो उतने सारे लोगों को एक दिन में ज्वाइन करवाना पॉसिबल नहीं है। किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। उतने सारे लोगों को एक दिन में ज्वाइन नहीं करवा सकते, ना ही उतने सारे लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो पाएगा एक दिन में, ना ही मेडिकल हो पाएगा, ठीक है। दूसरी बात, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जैसे कि मेरा एग्जामिनेशन है ग्रेजुएशन का या फिर किसी अन्य चीज़ का, या फिर मैं कहीं गया हुआ हूँ, बहुत सारे लोग कहीं इधर उधर गए हैं, तो क्या मैं एक मतलब एक को ज्वाइन नहीं कर पाऊँगा, तो कुछ दिक्कत होगी क्या। तो नहीं भाई, आप बाद में भी ज्वाइन कर सकते हो, कोई वैसा इशू नहीं है। आपने एक को नहीं किया तो बाद में भी आप ज्वाइन कर सकते हो, कुछ उस टाइप का दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात मैं बताऊंगी कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कैसे पता चलेगा कि मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, मेडिकल कब होगा, तो किस टाइप का पता चलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। देखो, आप सबसे पहले वहाँ जाओगे पुलिस लाइन में या आपने अपने जो यूनिट में आपने योगदान करना, वहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, लड़कों का अलग लड़कियों का अलग। सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, सारा मसला का हल यहीं पे मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप बना, लड़कों का अलग लड़कियों का अलग, ठीक है। आप लोग उसमें ज्वाइन कर दिए जाओगे। उसके बाद से क्या होगा कि जैसे कि पता चलेगा कि हाँ आज इतना आदमी का ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो वहाँ पे पुलिस लाइन का जो मेन गेट होगा उस पर लिस्ट बन के चिपका रहेगा, रोल नंबर इतना से लेके इतना तक के लोगों का जो है ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या मेडिकल इस दिन होना है, ठीक है। तो वहाँ पे चिपका रहेगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है। अब ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में भी मतलब इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि भाई इतने सारे लोगों का मेडिकल स्क्रीन है, इतने सारे लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्क्रीन है, ठीक है। तो आप जैसे ही जाओगे अपने यूनिट में ज्वाइन करने के लिए, तो बहुत सारे लोग आए होंगे, है ना। मतलब आपके जैसे बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं, जैसे कि वहाँ पे उपस्थित होंगे, तो बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, बहुत सारे दोस्त बनेंगे, बहुत सारे नए नए चेहरे देखने को मिलेंगे, बहुत सारे दोस्त बनेंगे। और उसके बाद क्या होगा कि मज़ा बहुत आ जाएगा। वहाँ पे जाओगे आप, बहुत कुछ मतलब नया नया चीज़ देखने को मिलेगा कि हाँ भाई, बहुत मतलब अच्छा जगह आए हैं, ये सब भी होता है। बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब आपकी आगे की जर्नी जो है ना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है।
तो जैसे पुलिस लाइन में जाओगे तो जैसे कि हम लोग भी गए थे तो बहुत सारी लड़कियाँ पूछ रही थी, या मैंने भी बहुतों से पूछा था कि आप कहाँ से आए हो, तो कोई कह रहा था समस्तीपुर से, कोई कह रहा था किशनगंज से, कोई रोहतास से। तो मतलब तरह तरह के डिस्ट्रिक्ट वाले आपको वहाँ पे मिलेंगे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा, बहुत अच्छा लगता है। तो फिर उसके बाद फिर वहाँ पे आप लोग अपना फिर उसके बाद क्या होगा कि जैसे कि आप मैं बता रही थी कि हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, इस सब से रिलेटेड, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो भाई आपने जो वहाँ दिया था फिजिकल टाइम में, जो डॉक्यूमेंट दिए थे आपने, तो बस वही डॉक्यूमेंट लेके वहाँ जाना है, उसका ओरिजिनल वगैरह जो भी है। तो बहुत सारे लोग ओरिजिनल वहाँ जमा कर दिए फिजिकल में, तो फिर आप प्रिंट आउट लेके जाना भाई। आपने वहाँ जो ज्वाइन करा ना, वहाँ से पटना में जो आपने ज्वाइन करा है, जमा करा है गर्दनी बाग में, वो सारे डॉक्यूमेंट आप जिस यूनिट में हो वहाँ पे वो आ जाएगा, ठीक है। तो आपको टेंशन करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एनसीएल मैंने ओरिजिनल जमा कर दिया। भाई मैंने भी अपना ईडब्ल्यूएस था तो वो मैंने जमा करा था, ओरिजिनल ही जमा कर दिया था। यहाँ प्रिंट लेके गई थी तो वहाँ जो ओरिजिनल जमा किया था तो वो ऑटोमेटिक मेरे जो यूनिट था उसमें आ गया था, ठीक है। उसमें घबराने की बात नहीं है कि वहाँ ओरिजिनल दे दिया अब क्या होगा मेरा, इसमें घबराने की बात। उसके बाद डॉक्यूमेंट में वही सारे पेपर लगेंगे ओरिजिनल। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं तो 12th बेस पे मतलब मैंने भरा था लेकिन मेरा ग्रेजुएशन हो गया, क्या मैं ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट लगा सकता हूँ? तो भाई अभी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये सब ना ट्रेनिंग के बाद होगा। आपके जो भी सर्टिफिकेट है वो ट्रेनिंग के बाद वहाँ पे वो लोग लेंगे। अभी फिलहाल इतना ही होगा, जिस बेस पे आपने फॉर्म लगाया था बस उस बेस के सारे चीज़ वहाँ पे लेंगे, सारे डॉक्यूमेंट लेंगे, ठीक है। ये हो गया डॉक्यूमेंट्स के बाद। उसके बाद बहुत सारे लोग बोलते हैं अब आप मुझे ये बताओ कि सबसे पहले ये बताओ कि रहना कहाँ रहता है। तो बहुत सारा ऐसा यूनिट है, बहुत सारे यूनिट में मतलब ऐसा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे बैरक है रहने के लिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे बैरक नहीं है, वहाँ पे आपको रूम लेके रहना पड़ेगा, ठीक है। मैं जहाँ पे ज्वाइन की थी बगहा, तो वहाँ बैरक नहीं था, तो वहाँ पे सबसे पहले जाके सब लोग रूम ले रहे थे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वहाँ पे रूम लिए। तो बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ पे नहीं है बैरक, जैसे कि वैशाली वगैरह है तो उस समय बैरक है, जमुई में बैरक है। तो अभी पता है बैरक खाली, जो लोग पहले से रह रहे थे तो उनको बोला गया कि भाई आप लोग शिफ्ट कर जाओ, और जो मतलब रिक्रूट का बैरक है उसको खाली करने का निर्देश दिया गया है। और फिर बैरक सब खाली भी हो रहा है आप लोगों के लिए। बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ बैरक है, बहुत सारे ऐसे जगह जहाँ बैरक नहीं है। तो फिर वहाँ पे जब तक आप ट्रेनिंग में नहीं भेज दिए जाओगे कम से कम 1-1.5 मंथ, तब तक आपको रूम लेके रहना पड़ेगा जहाँ पे बैरक नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो उस हिसाब से अपना सामान वगैरह लेके ही जाना। उसके बाद ये हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब बोलते हैं कि मेडिकल में क्या क्या होता है। तो देखो भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसका मेडिकल में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने अपना वज़न बढ़ाया था दौड़ टाइम में, लड़कियां खासकर, मेरा वज़न 2-3 किलो कम हो गया, क्या मुझे छांट दिया जाएगा या मुझे डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा? तो बिल्कुल भी नहीं। आपका वज़न अगर कम हो गया तो कुछ इशू नहीं है, ठीक है। वो सब बस एक फॉर्मेलिटी होती है जिसको पूरा करते हैं, बाकी ऐसा कुछ इशू नहीं है। आपका वज़न कम गया तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। लोग बोलते हैं कि बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि हाइट, वेट और चेस्ट जो लड़कों का है वो मेजरमेंट होता है, री मेजरमेंट बोलिए उसको, क्योंकि मेजरमेंट तो आपका फिजिकल टाइम में हो गया, री मेजरमेंट होता है। हाँ तो बिल्कुल होता है भाई, हाइट वेट लड़कियों का और चेस्ट लड़कों का मेजरमेंट होता है वहाँ पे, ठीक है। और थोड़ा सा कम भी होता है ना तो कुछ इशू नहीं होता, बस वो हिदायत देंगे कि भाई आप अच्छे से रहो, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बन के, बस इतना हिदायत देंगे और वहाँ पे आप क्वालिफाई करेंगे। अब बात आती है मेडिकल की। बहुत सारे लोग मेडिकल से डरते हैं, ठीक है, कि मेडिकल में अब क्या होगा। मेडिकल में कुछ नहीं होगा। बिहार पुलिस का रनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा टफ है, इसलिए बिहार पुलिस का मेडिकल जो है वो थोड़ा नॉर्मल तरीके से होता है। सिर्फ उतना टफ रनिंग आप पास करके आते हो, क्वालिफाई करके आते हो, तो फिर बिहार पुलिस का जो मेडिकल है थोड़ा सा नॉर्मल होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं नॉक नहीं, फ्लैट फुट ये सब है तो क्या मैं टेंशन करूँ? तो भाई टेंशन नहीं करना, हड़बड़ाना घबराना नहीं है, ठीक है। सब हो जाएगा, टेंशन नहीं करना है। तो और भी बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या क्या चेक होता है मेडिकल में, तो मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले बीपी चेक होगा। बीपी नॉर्मल रहना चाहिए भाई, आप हड़बड़ाना नहीं वहाँ पे, ठीक है, एकदम घबराना नहीं, एकदम मतलब थरथराना कांपना नहीं कि हाँ भाई मेरे साथ क्या हो रहा है, एकदम नॉर्मल रहना भाई। वो फांसी थोड़ी दे देंगे, बीपी थोड़ा सा हाई होगा फांसी थोड़ी चढ़ा देंगे। एकदम आराम से रहना, चिल मार के, कोई टेंशन नहीं लेनी है, आराम से रहना, सब चीज़ ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा बढ़ भी जाएगा तो उसमें दिक्कत नहीं। फिर बीपी ही चेक होता है। उसके बाद कान नाक वगैरह, तो बोलते हैं जो कान को मशीन के द्वारा चेक किया, तो उतना ज़्यादा मशीन वगैरह नहीं, तो वैसे ही चेक कर देते हैं और उतना ज़्यादा इशू नहीं। कान आप साफ़ करवा लेना। फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं ब्रेसेस लगवाए हुए हैं
कैपिंग करवाई हुई है 4-5 दांतों का, टेढ़ा मेरा है, जिग जैग दांत है। एक लड़की का कमेंट था कि मेरा जिग जैग दांत है, तो फिर मेरा क्या होगा, सड़ा हुआ है। अरे भाई कुछ नहीं होगा, दांत वाँत कुछ उतना इशू नहीं है वहाँ पे, दांत से आपको कुछ भी इशू नहीं है, ठीक है। दांत में कुछ इशू नहीं है, इतना समझ लो। मेरे जैसे ना, पता है मैं कितने डॉक्टर के पास गई थी, क्योंकि मेरा दांत जो था ना वो जिग जैग वाला था, टेढ़ा मेरा। तो इतने डॉक्टर से मैंने कंसल्ट कराना, और सब लोग मुझे बोल रहे थे कुछ नहीं होगा दांत में, लेकिन मेरे मन में डर बैठ गया था कि हे भगवान कहीं दांत में ही मैं डिस्क्वालीफाई ना हो जाऊँ। इसलिए मैंने दांत का इतना ट्रीटमेंट कराया कि पूछो ही मत, और आज मेरे दांत ही खराब हो गए सारे। तो आप लोग भी उतना वो मत करो, जैसा है सही है, और ठीक है। तो अब बहुत सारे लोग बोलते ब्रेसेस लगवाए हैं तो उतार ले, तो पिन बिल्कुल उतार के नहीं जाना है, एकदम पिन लगा के जाओ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद हाथ की हड्डी कभी टूटी है, मतलब बचपन में बहुत सारे लोग शरारत करते हैं, गिरते गिरते हाथ पैर की हड्डी टूट जाती है, तो उनका कुछ होगा, वो कुछ नहीं होगा भाई। हाथ पैर की हड्डी भी टूटी है, कुछ दिक्कत नहीं है। बहुत सारी महिलाओं का कहना है कि सीजेरियन बेबी हुआ है और सीजर से बच्चा हुआ है, तो क्या मुझे डिस्क्वालीफाइड? कोई इशू नहीं है। आप किसी भी चीज़ का आपका सीजर हुआ है, किसी भी चीज़ की सर्जरी हुई है, कुछ दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं किडनी स्टोन है, तो भाई गल ब्लैडर में स्टोन है, कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक, आराम से जाना है। दिक्कत कहाँ है मैं बताती हूँ। दिक्कत वहाँ है जहाँ पे आप एक आँख से देख पा रहे हो, एक आँख से आपको कुछ दिख नहीं रहा है। ये बात मैं उन लोगों के लिए कहना चाहती हूँ जो पहले स्वस्थ थे, ठीक है, पहले स्वस्थ थे, लेकिन बाद में कुछ कोइंसिडेंट उनके आँखों में चोट लगी, एक आँख से उनको दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। तो उनके लिए थोड़ा सा मतलब है कि वो डिस्क्वालीफाइड हो सकते हैं, जिनके एक कान से सुनाई दे रहा है, दूसरे कान से सुनाई नहीं देता है, तो उन लोगों के लिए मतलब थोड़ा सा इशू बनेगा। वो लोग डिस्क्वालीफाइड होने की संभावना में वो लोग आते हैं, ठीक है। बाकी मेडिकल से मैंने आज तक बहुत कम लोगों को डिस्क्वालीफाइड होते देखा है, 2-3% लोगों को डिस्क्वालीफाइड होते देखा है, जिनका बहुत ज़्यादा इशू है। भाई आप ही बताओ, जो आँख से देख ही नहीं पाएंगे तो उनके लिए तो इशू बनेगा ना, तो उनके लिए इशू होगा। और बाकी चश्मा लगाते हो तो भाई मेडिकल के दिन कोशिश करना कि चश्मा उतार कर जाने का, ठीक है। चश्मा उतार मतलब चश्मा लगा के जाना, जब आपका मेडिकल हो रहा हो, अंदर डॉक्टर बुलाए तो उस टाइम आप चश्मा उतार देना, ठीक है। और बोलते हैं कि आँख का टेस्ट कैसे दिया जाता है, तो भाई कुछ नहीं, कलर देंगे पहचानने के लिए, कलर पहचान लो। और कुछ छोटा छोटा लिखा रहता है, और आई इस टाइप का कुछ, मेरे टाइम में तो वही लिखा था। और कुछ चिन्ह वगैरह बना रहता है बाल्टी वगैरह का, तो बाल्टी का चिन्ह था। मेरे से पूछिए किस चीज़ का चिन्ह, मैं बताया बाल्टी का चिन्ह। तो बस इतना ही, आँख में कुछ बस इतना ही टेस्ट होता है। बुक्स, हाँ, मैं बार बार कमेंट में रिप्लाई करती हूँ कि बुक पढ़ पाते हो तो भाई आप क्वालिफाइड हो। मुझे दिए थे, इतना मोटा सा बुक था, उसका एक पेज निकाल के बोले 4-5 लाइन पढ़ के बताओ, तो मैंने पढ़ दिया। ये आँखों में कुछ इशू था तो पढ़ दिया। लेकिन हाँ भाई, जिन लोगों का इशू है वो लोग अभी से आप लोग थोड़ा थोड़ा बुक पढ़ना स्टार्ट कर दो, जो कहीं मेडिकल में ऐसा ना हो कि आपको भी बुक ही दे दे कि भाई पढ़ो आगे जाके, बुक पढ़ो। तो इसलिए अभी थोड़ा थोड़ा बुक, जिनके आँख में इशू है तो बुक पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब उसके बाद टैटू वालों की बात करेंगे, तो भाई आजकल तो मॉडर्न ज़माना है, बहुत सारे लोग टैटू फॉलो करते हैं, टैटू बनवा लेते हैं। लेकिन हाँ भाई, छोटा मोटा टैटू आपका चल जाएगा, लेकिन इतना बड़ा बड़ा जो टैटू बनाओगे ना, इतना बड़ा बड़ा, वो बिल्कुल कतई नहीं चलेगा, ठीक है। और खासकर दाहिने हाथ में, तो दाहिने हाथ में जो टैटू बनाओगे बड़ा बड़ा, तो वो बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम लोग दाहिने हाथ से सैल्यूट करते हैं। तो आप दाहिने हाथ में जो छोटा मोटा टैटू है तो चल जाएगा, बाकी टैटू नहीं ही होना चाहिए। छोटा मोटा टैटू चल जाएगा, बड़ा टैटू बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं कि नौकनी फ्लैट फुट, तो इन सब चीज़ों में कोई डिस्क्वालीफाइड नहीं ही होता है। और बहुत सारे बोलते हैं लोग कि हाथ में पसीना आता है, बार बार हाथ पैर से पसीना आता है, तो भाई आप ORS का घोल पियो जितना ज़्यादा हो सके, और उसका जो भी ट्रीटमेंट होता है आप कराओ, बाकी कुछ इशू नहीं है। हाँ, स्टोन के लिए मैं बताऊँगी, बहुत सारी लड़कियाँ बोलती हैं कि स्टोन हो गया है अब क्या करें, तो भाई जितना जल्दी हो सके उसका ट्रीटमेंट कराओ। और इसलिए ट्रीटमेंट नहीं कराना है कि मैं मेडिकल में डिस्क्वालीफाइड हो जाऊँगी, मेडिकल में आप क्वालिफाइड रहोगे, ठीक है। वहाँ पे आपका वो स्टोन का बोलते हैं ना, अल्ट्रासाउंड नहीं कराएंगे जो आपको उनको पता चलेगा, आप वहाँ पे क्वालिफाइड हो, ठीक है। लेकिन आपको वो चीज़ कहाँ पे तकलीफ देगी, ट्रेनिंग में जाओगे ना भाई, स्टोन जिनके पास स्टोन होगा उनको पता है कि उसका दर्द क्या होता है, ठीक है। 3-3 बार स्टोन हुआ था भाई, लग रहा था कि ख़त्म है, इस बार ख़त्म है, तो इस तरीके का पेन होता है उसका, इतना हार्ड पेन होता है ना, इतना पेन होता है ना, खतरनाक कि मैं बता नहीं सकती। इंसान सोचता है कि चलो इससे अच्छा मर जाते हैं। इसलिए आप जो है आयुर्वेदिक या फिर जो भी है होम्योपैथिक इलाज कराओ, और मेडिसिन वगैरह लेके ही जाना।
ट्रेनिंग सेंटर पे, क्योंकि वहाँ पे आपको इतने दौड़ाएंगे, इतने दौड़ाएंगे, इतने दौड़ाएंगे कि पूछो मत, ठीक है। तो फिर ये हो गया मेडिकल। तो मेडिकल में कुछ ज़्यादा इशू नहीं बनता है, बस आँख नाक जो है ना वो क्लियर होना चाहिए, बाकी उतना कुछ नहीं। हाँ, बहुत सारे लोग मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये उंगली जो है ना ये बिल्कुल ठीक होना चाहिए, क्योंकि आप इससे ट्रिगर दबाओगे, ये उंगली कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो एक भाई का कमेंट था कि थोड़ा सा कटा हुआ है, थोड़ा सा कटा में कोई दिक्कत नहीं है, बस ये उंगली होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का है कि ये कटा होगा तो फिर वो बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि आप इस उंगली से ट्रिगर दबाओगे, ठीक है। तो ये हो गई मेडिकल से रिलेटेड बातें। और फिर अब मैं बताऊंगी आपको कि सैलरी कब से मिलती है, बैंक अकाउंट का क्या चक्कर, बैंक अकाउंट कहाँ से खुलवाएं, ठीक है। पहले क्या होता था कि पहले बैंक अकाउंट SBI बैंक में होता था, ठीक है। अब जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा में होता है। तो हम लोगों के पास SBI था, ठीक है। आप लोगों में बहुत सारे लोगों के पास SBI के बैंक अकाउंट होंगे। और फिर हम लोगों के साथ क्या हुआ कि उसी को बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज कर दिया गया, ठीक है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज कर दिया गया। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे पास तो कोई अकाउंट नहीं है, तो फिर क्या होगा। आप पुलिस लाइन में जाओगे, आपको हर सुविधा मिलेगी, हर फैसिलिटीज़ मिलेगी, समझे ना भाई। मेरे टेंशन नहीं लेना, वहाँ पे बैंक के कर्मचारी आते हैं और जितने कैंडिडेट हैं सबको सीरियल वाइज सबका बैंक अकाउंट खुलवाते हैं। और जिनका बैंक अकाउंट पहले से है SBI में, उनका जो बैंक अकाउंट है वो अगर चाहेंगे, कैंडिडेट चाहेंगे तो वो बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज करा सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं तो घर से ही बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट खुलवा के रखा हूँ और मुझे कुछ दिक्कत हुई क्या। बिल्कुल नहीं होगी भाई, घर से ही खुलवा लो तो और ही आसान है। उतना भीड़ भाड़ में करने से अच्छा है कि अपने अपने घर से ही करवा लो, क्योंकि इन फ्यूचर आपका जो मतलब ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, आप अदर डिस्ट्रिक्ट में जाओगे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि अपना बैंक अकाउंट, जैसे कि आपको मिला है बेतिया जिलावल, ठीक है, आपने बेतिया जिलावल में अकाउंट खुलवाया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना होगा कि अगर आप इन फ्यूचर आपका ट्रांसफ़र होता है, जैसे कि मान लो ट्रांसफ़र हो गया रोहतास जिला में, ठीक है, तो फिर आपको अपना बैंक अकाउंट भी बेतिया से ट्रांसफ़र करवाने होंगे, कहाँ, रोहतास में। इससे अच्छा है कि आप अपने अपने घर की तरफ ही बैंक अकाउंट खुलवा लो, कोई इशू नहीं। कुछ भी होता है, लोन्स वगैरह भी लेने होंगे तो वो तो आपके गांव में ही होगा बैंक, तो उधर आसानी से हो जाएगा, इसलिए। और जब आप कहीं अदर डिस्ट्रिक्ट भी जाओगे तो उसका ट्रांसफ़र कराने का इशू नहीं रहेगा, क्योंकि अपने गांव में है भाई, अपने घर की बात है, तो कुछ वैसा इशू नहीं है। और सैलरी कब से मिलने लगती है ये मैं बताती हूँ। देखो, कम से कम इस बार तो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट है भाई, 21,000, और सब जिला में भर भर के भेजे गए हैं, ठीक है। तो जिस जिला में जितने कम कैंडिडेट हैं उसमें उतने कम दिन लगेंगे, मैक्सिमम 3 मंथ, ठीक है। क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा कैंडिडेट, पहले क्या होता था कि 2 मंथ में आने लग जाते थे, लेकिन इस बार कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है, तो मैक्सिमम 3 मंथ लगेंगे आपके सैलरी आने में। तब तक क्या है ना कि तब तक आप अपने पैसे खर्च करोगे, अपने पैसे खर्च करके ही रहना, आपने मेस फी भी अपने पैसे में ही देना है, सारा अरेंजमेंट, वर्दी, PT ड्रेस वगैरह सब अपने पैसे में अरेंजमेंट करना है जब तक कि सैलरी नहीं आ रही, ठीक है। तो गाइस अब बात करते हैं कि वर्दी और PT ड्रेस वगैरह, तो वहाँ पे क्या लेके जाएँ। तो देखो, मैं कहती हूँ ना कि वहाँ पे भीड़ भाड़ रहेगा, वहाँ पे जो लोग नहीं बनवाए होंगे घर से वर्दी, वहीं पे देंगे वर्दी बनने के लिए, तो एकदम गैदरिंग रहेगा। तो इसलिए आप अपने घर से ही वर्दी बनवा के ले जाओ, और अच्छा खासा अपने साइज से थोड़ा सा बड़ा सिलवाना, क्योंकि ट्रेनिंग में बहुत दौड़ाते हैं, इतना दौड़ाते हैं ना भाई मेरे, मैं क्या ही बताऊँ। वर्दी में अलग से, PT ड्रेस में अलग से, इतना दौड़ाएंगे ना। तो वर्दी का जो पैंट है, खासकर लड़कियों की बात करिए, वो लूज़ रखना भाई, है ना। और फिर वो लूज़ करना, बहुत जंप करवाते हैं, इसलिए वर्दी का पैंट लूज़ रखना, शर्ट भी लूज़ रखना। अभी गर्मी है तो वर्दी खासकर थोड़ा सा लूज बनवाना है ना। और वहाँ पे PT ड्रेस वगैरह ले जाना, लाल टोपी ले लेना, PT ड्रेस, वाइट शूज़, वाइट शॉक्स, खाकी कलर का सॉक्स, बूट ले लेना। PT ड्रेस के लिए ब्राउन कलर का जो PT शूज होता है वो ले लेना। ग्राउंड सीट ज़रूर ले लेना भाई मेरे, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ग्राउंड सीट। ग्राउंड सीट ले लेना, पानी का बॉटल वगैरह जो भी है, ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ट्रेनिंग में पढ़ने का टाइम मिलता है, बुक्स ले जा सकते हैं कि नहीं। तो भाई बहुत ट्रेनिंग में बिल्कुल, देखो आप जो सोचो कि पढ़ने का टाइम मिल जाएगा, मैं पढ़ लूँगा आगे की प्रिपरेशन, ट्रेनिंग टाइम में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा भाई पढ़ने का टाइम, क्योंकि वो खुद वहाँ पे पढ़ाते हैं। आप मतलब आउटडोर का सारा चीज़ करोगे, फिर इंडोर में आपको 2-3 घंटे क्लासेज होंगे, उसमें BNS की धारा, CRPC, शस्त्र अधिनियम, ये सब पढ़ाएंगे, कौन से कांड में कौन से सजा होंगे, ये सब पढ़ाएंगे।
तो आपके पास टाइम बचेगा कहाँ। आप वो रिवीजन करोगे, फिर कल क्लास में पूछेंगे, नहीं बताओगे, फिर बेइज्जती होगी, फिर पनिशमेंट मिलेगा। इससे अच्छा है कि आप वहाँ पे रटोगे। तो आपके पास टाइम है कहाँ पढ़ने के लिए। हाँ, लेकिन अगर आपका इच्छा है कि मैं बुक्स वगैरह लेके जाऊँ तो ले जा सकते हो। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात करूँगी कि ग्रेजुएशन, बीएड, पीजी वालों का क्या होगा। तो भाई मैं बताना चाहूँगी, अगर आप लास्ट सेमेस्टर में हो, किसी भी कोर्स के लास्ट सेमेस्टर में हो, तो वो वैलिड है। बाकी आप स्टार्टिंग में हो या बीच में हो तो वो वैलिड बिल्कुल नहीं है। सिंपल सी बात मैं बता रही हूँ, एक लाइन। अगर आप स्टार्टिंग या बीच में हो, बीच वाले सेमेस्टर में, तो बिल्कुल वैलिड नहीं होगा। अगर लास्ट सेमेस्टर में हो तो वो वैलिड होगा। जैसे कि मैंने ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, और मैं फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी और मैं वहाँ पे गई, ठीक है। तो मैं फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी और ट्रेनिंग में 10 छुट्टियाँ मिलती है, ये सबको पता होना चाहिए। उसी 10 छुट्टी में मुझे एग्ज़ाम एक दिन का छुट्टी ले रही थी, ठीक है। एक दिन का छुट्टी में आना जाना फ्री रहता है, ठीक है। पुलिस विभाग में आने जाने की छुट्टी काउंट नहीं होती है, बीच वाला छुट्टी काउंट होता है। एक दिन की छुट्टी ली, एक दिन आने में, एक दिन जाने में, एक ही दिन में एग्ज़ाम दिया, फिर तुरंत भाग गए। ऐसा हो गया था, ऐसे मैनेज करना पड़ा था। और फिर मेरा फाइनल ईयर हो गया और मैं ग्रेजुएट हो गई हूँ और अब मैं इग्नू से पीजी कर रही हूँ। मेरा पीजी भी क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो इसलिए जो लास्ट सेमेस्टर में सिर्फ उनका वैलिड होगा भाई, और उनको एग्जामिनेशन में देने के लिए छुट्टी आपको मिल जाएगी। 10 ही छुट्टी रहती है, ऐसा नहीं कि आप एग्ज़ाम दोगे आपको एक्स्ट्रा छुट्टी। 10 ही छुट्टी में आपको जो करना। एक लड़के का कमेंट था कि मेरी शादी है तो क्या मुझे ट्रेनिंग के दौरान छुट्टी मिलेगी। भाई 10 ही छुट्टी हैं आपके पास, आप शादी करो ना करो ये आप पे डिपेंड। 10 ही छुट्टी हैं, उसी में सारा चीज़ करना है। 10 छुट्टी में वो बोले क्या जो कुछ एक्स्ट्रा छुट्टी नहीं मिल, बिल्कुल भी नहीं भाई, मेरे 10 दिन का छुट्टी है, ठीक है। और ट्रेनिंग सेंटर में एकदम टाइम से एक्यूरेट पहुंचना पड़ता है, ठीक है। तो 10 ही छुट्टी में आप शादी है, ब्याह है, कुछ भी कोई फंक्शन है, और फिर तो या फिर कोई इंसिडेंट कुछ हो ही जाता है तो भी भाई मेरे 10 ही छुट्टी है, उसी में मैनेज करना है, ठीक है। ट्रेनिंग में 10 छुट्टी मिलती है। और डिग्री वालों की तो बता ही दिया मैंने कि लास्ट सेमेस्टर में जो है बस उनका वैलिड है। बाकी जो बीच में है तो भाई भूल जाओ। और अभी भी टाइम है, इग्नू से जाके एडमिशन ले लो, ओपन यूनिवर्सिटी से। बहुत सारे लोग बोलते हैं इग्नू है क्या, तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो इग्नू है। तो भाई ओपन यूनिवर्सिटी से आप ले सकते हो एडमिशन। और अभी आपका जो अभी भी टाइम है, अभी ले लोगे। आपका जो लोग ग्रेजुएशन ले लेंगे 3 साल बाद कंप्लीट हो जाएगा, या फिर जो लोग ट्वेल्थ तो करके आए हो, जो पीजी में कर रहे होंगे उनका भी हो जाएगा कंप्लीट 2 साल बाद। तो भाई जितना जल्दी हो सके इग्नू में एडमिशन ले लो, क्योंकि बाद में भी वही करना है आपने, बाद में भी लोगे, इससे अच्छा है कि अभी ले लो। लेकिन हाँ, लास्ट सेमेस्टर में जो होंगे उनका ही सिर्फ मतलब मान्यता दी जाएगी उनकी डिग्री की, बाकी किसी की भी नहीं दी जाएगी। और बोल रहे थे बहुत सारे लोग कि ग्रेजुएशन की डिग्री कब लगानी है बिहार पुलिस में, तो भाई ट्रेनिंग के बाद, आफ्टर ट्रेनिंग। आप ट्रेनिंग करके आते हो ना, आप ट्रेनिंग करके आओगे तो उसके बाद आप, उसके भी बहुत सारे प्रोसेस हैं। तो SBI में चालान लगवाने पड़ते हैं, फिर वो आपकी यूनिवर्सिटी में आता है, फिर यूनिवर्सिटी वाले भेजते हैं, तो उसका भी बहुत सारा प्रोसेस है। तो ये सब मैं बाद में बताऊँगी। और फिर तो फिर आप वहाँ पे अपना जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट डिग्री है वहाँ लगा सकते हो आप, ठीक है। तो गाइज़ ये शुरू से अंत तक मैंने आपको इस वीडियो में बहुत सारी बातों का मतलब बहुत सारी बातों की जानकारी मैंने दी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अगर अभी भी आपके मन में कुछ डाउट है, इतना चीज़ बताने के बाद भी कुछ डाउट है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ जितना मुझे टाइम मिलता है, क्योंकि मैं भी पढ़ाई करती हूँ भाई, थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लेती हूँ, क्या पता दरोगा बन जाओ, तो इसलिए थोड़ा बहुत पढ़ना भी ज़रूरी है ना, क्योंकि घर से दबाव आता है कि दरोगा कब बनोगे, दरोगा कब बनोगे। तो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं भाई, क्या पता है किस्मत क्या कुछ हो जाए, दरोगा बन जाऊँ। तो मैं भी पढ़ाई करती हूँ। उसके बाद अगर मेरे पास टाइम बचता है तो मैं आप लोगों के सारे कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। और अगर किसी का रह जाता है कमेंट तो भाई बुरा नहीं मानना है, और दोबारा से कमेंट करना, मैं कोशिश करूँगी आपके कमेंट का जवाब देने का। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। और गाइस वीडियो में ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है कि नहीं, इन्फॉर्मेटिव है कि नहीं, वीडियो अच्छी लगी है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।